मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी सेफ होंगे, घर पे काम कर रहे होंगे, सेफली गवर्नमेंट रूल के अनुसार सभी चल रहे होंगे। अपने को 11th का पढ़े हुए थोड़ा टाइम हो गया, गैप हो गया हमारा। अब वापस से रिदम में आ जाते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं धीरे धीरे करके, है ना, लेवल बाय लेवल। आप सभी एपेक्स स्कूल के बारे में जानते हैं कि बहुत सारा टाइम हो चुका है, बहुत सारे साल हो चुके हैं। जब मेरिट आती थी उस समय से स्कूल में काफ़ी मेरिट आई है, टॉपर दिए हैं, फर्स्ट टॉपर दिया, सेकंड टॉपर दिया है पूरे राजस्थान के अंदर। तो बहुत सारा ज़बरदस्त रिजल्ट रहता है। साथ ही साथ बात करें अपन कि जब मेरिट बंद हो गई उसके बावजूद भी हमारे स्टूडेंट्स जो मार्क्स जो ला रहे हैं वो उसी लेवल के ला रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि अपन उसी जोश के साथ, उसी ताकत के साथ, उसी एफिशिएंसी के साथ हम काम करेंगे। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मेरा नाम सुनील रामदेव है और मुझे 23 साल हो गए पढ़ाते हुए, जिसमें कई बच्चे आईआईटी में गए हैं, कई बच्चे मेडिकल में गए हैं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में गए हुए हैं। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। उनके छोटे भाई भी अभी भी पढ़ रहे हैं हमारे से। तो बहुत सारा अच्छा काम चल रहा है। उससे जोश बनता है मैं भी कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं। साथ ही साथ में हमारा जो टीम है पूरी की पूरी, बात करें जैसे मैथ्स का है, मैं फिजिक्स लेता हूँ, केमिस्ट्री वाले सर है, बायो के हैं, पूरी टीम जो होती है हमारी वो बहुत ज़बरदस्त है। हम एक फैमिली की तरह है। दूसरा हम बात करें तो उस तरीके से हम नोट्स बनवाते हैं कि हमारा स्टूडेंट केवल इन सभी सब्जेक्ट में, बात करूं मैं साइंस 12 के हिसाब से, तो जो जो पढ़ा दिया और बच्चा आप लोगों ने उसको नोट्स बना ली बहुत अच्छे तरीके से, जैसे जैसे हम कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उस रजिस्टर में से कुछ बार पूछने लायक बात रह जाती है। आपको इतना ही करना है, केवल जितना पढ़ा दिया जाए, जिस दिन पढ़ा दिया जाए उसको केवल पढ़ लीजिए, मस्ती के साथ पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए, कोई प्रेशर नहीं, बिल्कुल। फिर समझ में नहीं आए फिर रिपीट कीजिए। हमें इंस्टाग्राम पर इस तरीके से आप भेज सकते हैं कि भाई हाँ, हमें ये बात समझ में नहीं आई है, आप उसको भी भेज सकते हैं। और भी कई साधन है भेजने के लिए। तो आप एंजॉय करेंगे और बहुत एंजॉय के साथ पढ़ाई करेंगे। अपन बात करते हैं 11th की। बेटा आप लोगों ने सभी ने 11th में पढ़ा है, पार्टिकल डायनेमिक्स पढ़ा, हमने स्टैटिक्स पढ़ा, हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, हमने रेडिएशन पढ़ा। तो हम बात करते हैं कि ये सभी जो है एक फिजिक्स की ब्रांचेज है। तो थर्मोडायनेमिक्स में देखा तो सब हीट के बारे में पढ़ा, फ्लो ऑफ हीट क्या होती है, सब कुछ उससे रिलेटेड फिनोमिनाओं के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इसका मतलब वो भी एक फिजिक्स की ब्रांच थी जिसमें ये बातें पढ़ी हमने। उसी तरीके से हम बात करना चाहें तो 12th के हिसाब से बात करें अपन अब, तो बेटा वहां पहला ही चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर जो बनता हमारा, उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा कि सब एक टर्म्स आता है जिसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो भी एक फिजिक्स की ब्रांच है। ये नाम तो इतना सा है, लेकिन याद रखना ये पूरी की पूरी 12th फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट कंप्लीट करता है। ये इतना सा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिजिक्स वॉल्यूम का पूरी बुक जो है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर ही बेस्ड है। अब देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या चीज, तो इसको डिफाइन किया इस तरीके से कि साहब जब कभी भी कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा या मोशन में होगा, तो जो जो वो फिनोमिनाओं को शो करता है उसकी जो हम स्टडी करेंगे। वापस से रिपीट कर देता हूं बात को। कोई भी चार्ज जब रेस्ट या मोशन में होगा तो जो जो फिनोमिनाओं को शो करता है
उनकी जो हम स्टडी करेंगे उस फिजिक्स की ब्रांच को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इसका मीनिंग मैं इसको लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिख देंगे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या चीज है? तो मैं इसको यहां पर लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिखते हैं, हम कहेंगे इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which study of phenomenon shown by rest or moving charge। तो ये जो बात है, ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसमें चार्ज या तो रेस्ट पोजीशन में होगा या मूविंग पोजीशन में होगा, उसका जो फिनोमेनाओं को वो हम शो करेंगे, उनके बारे में जो पढ़ेंगे उसको हम बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट आता हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा आता हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नाम से ही पता लग रहा है स्टैटिक्स, इसका मतलब रुका हुआ, इन द रेस्ट पोजीशन, एंड डायनेमिक्स इन द मोशन। देखिए सब, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है? तो इसको देखा जाए तो हम कहेंगे इसमें ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच हो गई, वो भी एक फिजिक्स की ब्रांच हो गई, जिसमें इसमें जो हम स्टडी करते हैं ये तब करेंगे जब मेरा चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है, और इसमें जो चार्ज की स्टडी करते हैं तो वो चार्ज जब मोशन में होता है। इट मींस इसके लिए मैं बात लिखूं तो हम कहेंगे ये चार्ज किस पोजीशन में होगा? रेस्ट पोजीशन में होगा। इसके अंदर हम जब स्टडी करेंगे तो हम लिखेंगे यहां पर जो चार्ज है वो मोशन में होगा, मूविंग पोजीशन में होगा। तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लेते हैं। तो मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अलग से डिफाइन करना चाहूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन हम लिखें तो वो बन जाएगी हमारी। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, से वही, इन विच स्टडी ऑफ phenomenon shown by rest charge, रेस्ट या स्टेशनरी चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेम इसके अंदर भी बात करें हम तो हम इस तरीके से लिख देंगे, इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसमें सेम का सेम आ जाएगा बेटा, इट्स ए, लिख देता हूं फिर भी, इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी of phenomenon shown by moving charge। तो मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़े इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तो ये दे लेंगे। मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहे, इसका मतलब ब्रांच, हम फिजिक्स की वह ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं जिसमें मेरा चार्ज कैसी पोजीशन में होता है? रेस्ट पोजीशन में होता है। और डायनेमिक्स में देखेंगे तो वो बनता है। ठीक है साहब, कुछ चैप्टर जो होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रेस्ट चार्ज पर बेस्ड होंगे, कुछ चैप्टर जो फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट में देखेंगे तो चार्ज जो होंगे वो मूविंग पोजीशन में होंगे, और इससे पूरे ही फिजिक्स के फर्स्ट वॉल्यूम हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहीं से शुरू करते हैं। तो ये एक जनरल बात थी, उसके बारे में हमने कहा। तो मुझे पूछा जाए कि साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मीनिंग इलेक्ट्रॉन से भी होता है, चार्ज से होता है,
और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रुकावा, रेस्ट पोजीशन में। तो हम इस पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस तरीके से कहेंगे कि जब कभी भी चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है और वो जो जो फिनोमिनाओं को शो करेगा उस फिजिक्स की ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। तो इसका मीनिंग हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो इसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग यहां पर बात करें तो इसका मीनिंग होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मीनिंग हो गया रेस्ट पोजीशन में। तो हम जब कभी भी चार्ज रेस्ट पोजीशन में होगा उसको हम अध्ययन करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह देंगे। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द चार्ज? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिली हमें कि हाँ साहब, जब कभी भी ऐसा मुझे दिखाई देगा, पता लगेगा कि चार्ज मेरा रेस्ट पोजीशन में होगा, तो हम उसकी जो भी स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएगा। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द चार्ज। तो चार्ज क्या चीज होती है? तो हम 11th के हिसाब से हम बात करें तो हमने ये जानकारी मिली, हमें थोड़ा जानकारी है, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा साहब इलेक्ट्रॉन होता है, हमने पढ़ा है प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रल जो न्यूट्रॉन होता है, ये हम थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए चार्ज को मैं पहले, कोई भी हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे उसके दो मीनिंग होते हैं, एक फिजिकल मीनिंग होता है जो उसके कंसेप्ट को बतलाता है, एक मैथमेटिकल मीनिंग होता है जो उसको डेफिनेशन डिफाइन करता है, उसके फॉर्मूले को डिफाइन करता है, उसका मैग्नीट्यूड बतलाता है। तो हम दो चीजें पढ़ेंगे हर डेफिनेशन की, एक कॉन्सेप्ट बताएगा, एक उसका फॉर्मूला बताएगा जो कैलकुलेट करेगा। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या चीज है? तो चार्ज का कॉन्सेप्ट तो यह है कि हम देखते हैं कि इस तरीके से ये एक्चुअल में किसी बॉडी या मैटर की एक प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक कैसे कि सब, जब जैसे हम एग्जांपल देना चाहें कि हमने नाम सुना है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है आजू बाजू घरों में, स्कूल में, कि साहब ये स्टूडेंट बहुत जबरदस्त है, ये बहुत अच्छे ढंग से करता है, ये स्टूडेंट ईमानदार है। तो ईमानदार उस स्टूडेंट का नाम नहीं है, ये स्टूडेंट बहुत अच्छा सा कर रहा है, वो अच्छा सा स्टूडेंट का नाम नहीं है। नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी है। नाम तो राम है, श्याम है, कुछ और है, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्या भाई? कैसा? वो ईमानदार है तो ईमानदारी की बहुत सारी फिनोमिना शो करा होगा, तब जाकर उसको कहते हैं नहीं भाई ईमानदार है। वो अच्छा स्टूडेंट है, ये क्या गुड स्टूडेंट है, कैसे पता लगा? कि सब उसने ऐसे ऐसे काम किए होंगे, ऐसी ऐसी फिनोमिना शो की होगी, तब हम जाकर उसको कहते हैं गुड स्टूडेंट है भाई। तो कौन कौन सी फिनोमिना शो करे कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर, कि हम उसको चार्ज कहते हैं, क्योंकि ये तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए साहब कि मैं इसको चार्ज कह सकता हूं, इस चौक को हम चार्ज कह सकते हैं, ये चौक जो आ रही है उसको हम चार्ज कह सकते हैं। कब कह पाएंगे? तो फिर ये फिनोमिना कुछ शो करे, कुछ बातों को बताए। कौन कौन सी बातें? पहली बात तो वो कहते हैं इफ इट इज बॉडी और ए मैटर इन रेस्ट पोजीशन देन दे प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात बेटा, पहली बात, फर्स्ट क्या कह रहा है? ये यदि बॉडी या मैटर रेस्ट पोजीशन में होगा तो ये एक अपने अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, इफ इट इज बॉडी इन मूविंग पोजीशन, मोशन में ले आऊं, मूविंग पोजीशन, देन द प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इस चौक को मूविंग पोजीशन में ले आओ तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी चाहिए। If it is placed in electric field or magnetic field, then it experiences a force. यदि मैं इस चौक को इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में ले जाऊं तो उसके ऊपर एक फोर्स लग जाना चाहिए। यदि ये चार बातें शो हो गई
क्या? इफ द बॉडी इज रेस्ट पोजिशन देन दे प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द बॉडी इज इन मोशन इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, if the body is placed in electric field or magnetic field then it experiences a force। ये चार बातें कोई भी मैटर या बॉडी शो करेगी तो उसको हम चार्ज या चार्ज बॉडी कह सकते हैं। तो चार्ज के बारे में पता लग गया, ये तो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है और इसके बारे में इसको डिस्कवर किया विलियम गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने। तो इस तरीके से डिफाइन करता मैं एक बार डेफिनेशन बोल लेता हूं फिर से। इट इज इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और ए बॉडी इन विच इफ द बॉडी इज इन रेस्ट पोजिशन देन इट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, if it is in moving position then it produces the magnetic field, if it is placed in a electric field or magnetic field then it experiences a force, then the body is said to be charged body। इस तरीके से हम चार्ज को डिफाइन करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि साहब ये चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है। द चार्ज आर टू टाइप्स। फर्स्ट नाम सुना हुआ हमने पॉजिटिव चार्ज, एक और नाम सुना हमने नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसे कहें आप लोग बताओ, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, दिमाग में सोचिए। तो हम कह देंगे साहब प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज साहब इलेक्ट्रॉन, है ना। और कुछ थोड़ा और अच्छा सा बताएंगे तो हम कह देंगे कि किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो उसको नेगेटिवली चार्ज कहेंगे, और किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। ये भी अधूरी सी बात है। एक एग्जांपल देखते हैं अपन पहले। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिख दी, और हमने एक चार्ज जो होता है, हमने चार्ज के बारे में बात कही, है ना। हम चार्ज को डिफाइन कर दिया। तो आप यहां से शुरू करेंगे, ये लिखेंगे, फिर ये लिखना बेटा, इसको डिफाइन करेंगे और फिर हेडिंग लिखेंगे हम चार्ज। चार्ज में फर्स्ट पॉइंट में आप वो लिखेंगे डेफिनेशन जो मैंने बता दिया आपको, पॉइंटर में लिखना इजी याद रहता है। सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे, मैं इसको रब कर देता हूं फिर लिख देता हूं खुद ही। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखो, तो सेकंड पॉइंट में आप चार्ज की फर्स्ट पॉइंट में तो डेफिनेशन लिख दी, सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। जैसे मैं हेडिंग लिख देता हूं यहां पर, फर्स्ट पॉइंट में बेटा डेफिनेशन लिख देना, ठीक है भाई, ये डेफिनेशन आ जाएगी। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज आर टू टाइप्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्होंने कहा साहब कि दो टाइप का चार्ज होता है, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन द चार्ज आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, तो साहब इसको समझते हैं अपन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। क्या हमने एक नाम सुना है सोडियम का, ठीक है, नाम सुना है सोडियम का। तो हमें जानकारी है कि हम सोडियम के बारे में बात करें तो यहां देखिए, और कोई भी और एग्जांपल भी ले सकते हैं। सोडियम में हम देखते हैं कि एक सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 11। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा।
और इस ऑर्बिट में, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और इस इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू 11 होती है। अब देखिए सब, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मीनिंग यहां पर मैं लिखना चाहूं तो +11 और -11 ये सब 0 बन गया मेरा। ऐसी बॉडी को न्यूट्रल बॉडी कहते हैं, जिसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर प्रोटॉन्स हो गए, तो उस बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम यदि किसी भी तरीके से हमने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को, सिंगल इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप रिलीज करते हो तो साहब देखिए प्रोटॉन तो हटा नहीं, प्रोटॉन की वैल्यू तो अभी भी 11 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए। जैसे ही ये रिलीज करोगे तो यहां से देखिए अपन एक और डायग्राम बना लेते हैं इसके पास में कि साहब यहां पर देखो, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आएंगे, ये प्रोटॉन तो हो गई 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी रह गई, 10 हो गई। द 1 इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम द सोडियम एटम। अब देखिए यहां पर हम कैलकुलेशन करना चाहें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रह गए 10 और ये रह जाएगा 11 और इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10, तो आंसर आएगा मेरा कितना भाई, +1 आ जाएगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और इस तरीके से पॉजिटिव बनता है। अब देखें पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन कैसे करें, फिर कैसे करो। ये तो न्यूट्रल बॉडी है, ये पॉजिटिव बॉडी है, तो देखिए सब हम एक्चुअल में डिफाइन तो इलेक्ट्रॉन से ही करते हैं, लेकिन किसके साथ कंपेयर करते हुए, प्रोटॉन के साथ। यदि ये प्रोटॉन नहीं होता तो मैं इस बात को डिफाइन नहीं कर पाता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमने पढ़ा है कि साहब जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, सभी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी कंडक्टिंग बॉडी होती है, लेकिन कंडक्टिविटी जो होती है वो सबकी सेम नहीं है, उनकी सबकी सेम नहीं है। सभी के सभी न्यूट्रल है, सभी के सभी न्यूट्रल है। कॉपर को लो न्यूट्रल, एल्यूमिनियम को लो न्यूट्रल, सिल्वर को लो न्यूट्रल। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास में नेगेटिव चार्ज है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों में से देखें तो सबसे ज्यादा सिल्वर के पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अभी भी न्यूट्रल कहला रहा है। समझे बात को। तो सभी के सभी न्यूट्रल है, तो केवल इलेक्ट्रॉन से नहीं होता, क्योंकि सिल्वर में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन हो गए, कॉपर में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन हो गए, एल्यूमिनियम में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन हो गए, सभी के सभी न्यूट्रल है। तो किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी में कम है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसके साथ कंपेयर करते हैं उससे मतलब है। देखिए साहब, अब देखिए तो पॉजिटिव चार्ज को मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव चार्ज की क्या डेफिनेशन बोलेंगे बेटा। पहले बोली वो सही थी लेकिन अधूरी बात थी। द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी और ए एटम एज कंपेयर टू प्रोटॉन। जब तक कंपेयर नहीं करोगे तो अधूरी सी बात रह जाएगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंसी हो, किसके रेस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में, तो उस एटम को, उस बॉडी को मैं पॉजिटिव चार्ज कह सकता हूं, उसको हम पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं डेफिनेशन बोल लेता हूं, आप आराम से लिख सकते हैं। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन as compared to proton is defined as positive charge, is defined as the positive charge। डेफिनेशन लिखना, उसके बाद में एक छोटा सा डायग्राम बनाना और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये प्लस का चार्ज कहलाता है। तो हमने पढ़ा है कि ये एटम अब पॉजिटिव हो गया, Na+ लिखते हैं इसको हम, ठीक है भाई। इसी तरीके से सेम एज हम बात करना चाहें तो मुझे पूछे
कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द नेगेटिव चार्ज, तो बेटा नेगेटिव चार्ज भी उसी तरीके से डिफाइन कर लेना। जैसे एग्जांपल ले हैं अपन कि साहब बाय द वे इसको नहीं दिया जा सकता बेटा, है ना, इसको नहीं दिया जा सकता, मान लेते हैं ऐसा कि बाय द वे मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करूं अभी, ये तो न्यूट्रल बॉडी है। नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करे बेटा, है ना, पॉजिटिव चार्ज हो गया अपना, उसमें आपने डायग्राम बना लिया। अब पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज को डिफाइन कर रहा है। अब देखिए इसमें प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन अभी भी ये न्यूट्रल है। बाय द वे इसको मैं इलेक्ट्रॉन दे पाता, मान लेते हैं दे दिया मैंने, है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो साहब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएंगे भाई, 12 हो जाएंगे। कोई भी एलिमेंट में ऐसा हम दे पाए, इसमें दे पाए नहीं, अलग मैटर है बेटा, है ना। ऐसे ही एग्जांपल ले रहे हैं अपन, इफ द 1 इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू द एटम, दे दिया हमने। जैसे ही आप दोगे तो देखें यहां पर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11 बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 11 बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12। देन आंसर इज कितना मिलेगा मुझे, -1। इसका मतलब ये बॉडी जो हो गई, ये एटम जो हो गया वो कैसा है मेरा, नेगेटिवली चार्ज है। तो इसको डेफिनेशन कैसे दें, जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज की दी है वैसा का वैसा नेगेटिव चार्ज को डिफाइन कर दीजिए। तो इसमें क्या बोल देंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन, तो हम कह रहे हैं ये 12 है, ये 11 ही है, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं बेटा, the axis number of electron as compared to proton। फिर से देखते हैं, the axis number of electron as compared to proton is defined as negative charge। उसमें डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज में, और इसमें एक्सिस है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन दोनों में ही हम कंपैरिजन प्रोटॉन के साथ कर रहे हैं, दोनों में ही, इसके भी प्रोटॉन के साथ कंपेयर करेंगे, इसमें भी हम प्रोटॉन के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है भाई, ये दोनों की डेफिनेशन लिख लेंगे, एक एक एग्जांपल लिख लेना, दोनों का ये वाला डायग्राम बना हुआ है, ये वाला डायग्राम बना हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, इन हम तीनों को एक साथ लिखते हैं, हम तीन बात एक साथ करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में। तो देखिए हमने ऐसा ले लिया कि साहब ये देखिए ये एक बॉडी है, इस तरीके से ये मान लेते हैं ये है और ये है। मान लीजिए इसके पास में 100 प्रोटॉन है, इसके पास में 100 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ यहां पर प्लस का 100 होगा और माइनस का भी 100 होगा, तो आंसर कितना आएगा, जब 0 आएगा। यदि इसको मैं 5 इलेक्ट्रॉन दूं या 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करें, है ना, तो एक केस में हम दे देंगे, एक केस में बाहर निकाल लेंगे, इसलिए दोनों एक साथ नहीं करेंगे, नहीं तो 0 ही हो गया, क्या मतलब रहा। इसमें यदि हम इस तरीके से कहें कि इसके पास में 100 तो प्रोटॉन है, लेकिन यहां पर आप जब बाहर निकालोगे तो यहां पर 95 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, ये प्लस का 100 हो गया, ये माइनस का 95 हो गया, तो आंसर मिलेगा मुझे प्लस का 5 मिलेगा। उसमें देखें तो ये 100 का प्रोटॉन है और ये 105 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो यहां पर लिखेंगे तो 100 माइनस 105, तो ये नेगेटिवली, तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये न्यूट्रल बॉडी हो गई। हमने इस तरीके से इसको बता दिया साहब, ठीक है भाई, इससे ये बना है और इसी से ये बना है, न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिव बॉडी एंड नेगेटिवली बॉडी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को इस तरीके से हम डिफाइन कर देंगे। अब हम बात करते हैं छोटी छोटी थोड़ी सी, सब इसमें देखें तो ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, सेकंड पॉइंट मेरा है कि चार्ज जो होता है वो 2 टाइप का होगा, चार्ज आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज, और उसकी डेफिनेशन अपन ने लिख दी। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, और इस तरीके से बेटा डायग्राम बना लेना सुंदर सुंदर अच्छे ढंग से। फिर देखते हैं कि सब थर्ड पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने कहा चार्ज जो होता है, थर्ड पॉइंट यहीं लिख देते हैं अपन,
कि साहब चार्ज जो होता है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट, चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, फोर्थ पॉइंट में, इट्स यूनिट इज, तो इसको यूं लिख देना इस तरीके से, इसको MKS या SI सिस्टम कह दीजिए। यहां पर अलग चीज होती है वैसे तो, SI इसका यूनिट देखें अपन, तो मैं अलग से यहां पर एक फॉर्मूला लिख देता हूं साइड में। पहले देखिए साहब, I करंट का फॉर्मूला होता है जो 10th में पढ़ा है हमने, करंट भी पढ़ा, ओम्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं ना, तो करंट की डेफिनेशन आती है, तो उसमें हम लिखते हैं I इक्वल टू Q/T, और Q बराबर, जब Q चार्ज है, I करंट है, T टाइम है, इसको दे लिया हूं मैं। इसका यूनिट हम जानते हैं एम्पियर होता है, इसका यूनिट जानते हैं हम सेकंड होता है, तो चार्ज का यूनिट बनता क्या चीज है भाई, तो चार्ज Q इक्वल टू लिखेंगे तो I इंटू टी लिख दूंगा मैं, इसको लिख देंगे एम्पियर होगा, इसका होगा सेकंड होगा, तो साहब चार्ज का जो बनता है वो एम्पियर इंटू सेकंड आ जाएगा। तो एक तो बोलते हैं इसका एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड आ जाएगा, और इसी चीज को बोलते हैं कूलम, जिसका सिंबल होता है C, तो ऐसा यूनिट कूलम होता है। दूसरा यूनिट बोलेंगे तो CGS यूनिट होता है। CGS यूनिट देखें तो इसको बोलते हैं स्टेट कूलम, और इसका सिंबल लिखें तो STC लिखते हैं, इस तरीके से ST.C लिख देते हैं, स्टेट कूलम होता है। और 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम होता है। इन दोनों में ये रिलेशन होगा। तो कूलम जो होती है, और भी सारे इसके यूनिट्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन ज्यादातर ये काम में लेते हैं तो हम कूलम भी लेते हैं। तो यूनिट लिखा जाए तो इस तरीके से बता देंगे। अब देखें, इस चार्ज की डायमेंशन पूछी जाए तो डायमेंशन वहीं से कैलकुलेट कर लो भाई। I का होता है A, टाइम का होता है T, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम डायमेंशन लिख देते हैं। फिफ्थ पॉइंट में, इट्स डायमेंशन इज, क्या होगा भाई, AT या A1T1, इसका डायमेंशन ये फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो AT लिख देंगे। तो कुछ चार्ज के बारे में छोटी छोटी बातें हमने इस तरीके से बताई। साथियों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बार बार इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।